नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। खेत की बरोटी से एवरेस्ट की चोटी तक चढ़ने वाली अनीता कुंडू आज हमारे साथ हैं। इनसे खास बातचीत करते हैं। अनीता कुंडू जी, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, शुक्रिया आपका। कुंडू जी, आपकी बात हम करें, जैसे हम बात करते हैं खेत की बरोटी से एवरेस्ट की चोटी तक का ये सफ़र कब शुरू हुआ, कौन सी उम्र में आपने ये शुरू किया? मुझे तो ये लगता है कि जब मेरा बचपन में मैंने थोड़ा-सा सौदी सँभाली है, तो मैं तब से संघर्ष कर रही हूँ अपने जीवन में। और 12 साल की उम्र में पिता का इस दुनिया से जाना, मेरे कंधों पे ज़िम्मेवारी, मेरे कंधे पे हड़ा आ जाना, हाथ में कसी आ जानी और परिवार की सारी ज़िम्मेवारी आ जानी, पशुपालन से लेकर के जो मेरा पारिवारिक का जो मज़दूरी लगा लीजिए, खेती लगा लीजिए, वो सारी ज़िम्मेवारी, क्योंकि सब बहन भाई छोटे थे, सबसे बड़ी मैं थी, माँ चारपाई पे थी, लग नहीं रहा था जिएगी या ना जिएगी। बहुत बहुत ही ऐसी सिचुएशन थी कि मैं बता भी नहीं सकती। मतलब खाने के घर में लाले थे, तो बहुत सारी विपरीत हालात थी। और उसी दौर के अंदर जैसे पिता दुनिया से चले गए और सामाजिक दबाव था, पारिवारिक दबाव था कि बेटी है, क्यों ना शादी कर दी जाए बड़ी। कोई नहीं देखता कि क्या कानून है, बच्चे को पढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, कोई नहीं देखता। समाज में ही देखता कि बेटी बड़ी है, क्यों ना शादी कर दी जाए, एक वज़न कम होगा। लेकिन एक 12 साल के बच्चे के लिए वो माँ जब चारपाई पे, उसके लिए वो कुछ नहीं सोचता, वो अपनी माँ के बारे में सोचता है। तो वो कंडीशन है, एक साइड से पिता चले गए, एक साइड से माँ चारपाई पे है और फिर समाज का दबाव है। तो आप सोचिए एक बच्चा क्या करेगा। तो मेरे सामने इतनी चुनौतियाँ थी, लेकिन मैंने उन चुनौतियों को स्वीकार किया, किया कि भाई ये हालात है, इस हालात को बदलना कैसे है। मैंने मेरे पिता के वो दिए हुए ताकत, वो संस्कार जो 12 साल में मुझे सिखा के गए कि बेटा, जो आसपास में जो माहौल है, ये अनीता बेटा आपने बदलना है, आपके लिए आपने प्रेरणा बनना है, आपने कुछ अलग करके जाना है इस दुनिया में। मेरे घर में टीवी नहीं था, मेरे घर में लाइट नहीं थी, तो मेरे घर में कभी कभी रेडियो में रागनी बजती थी, भगत सिंह की, उधम सिंह की, वो मैंने सुनी थी। और ये था कि एक क्रांतिकारी भाव थे कि मैंने देश के लिए कुछ अलग करके जाना है। उन्हीं विचारों ने मेरे अंदर वो ऊर्जा भरी और मैंने ये सोचा कि मैं जब अम्बेडकर ऐसी स्थिति में, जहाँ ऐसी जाति में जन्म लेकर के वहाँ पर मेहनत करके जब वो कामयाब हो सकते हैं, तो मैं भी हो सकती हूँ। जब सावित्रीबाई फुले पढ़ाई के लिए उस दौरान आंदोलन करके मेहनत करके वो कर सकती, तो मैं भी कर सकती हूँ। तो मैंने उस चुनौती को स्वीकारा और मैंने अपने परिवार से सबसे पहले फ़ाइट की। मैंने अपनी माँ को संभाला, मेरे पिता का ड्रेस मैंने अपने तन पे लगाई, जूते पहने और मैंने सिर पे मंडासा पहना। मैंने कोई काम ये नहीं देखा कि मैं ये नहीं कर, चाहे वो हल चलाना हो, चाहे वो ट्रैक्टर चलाना हो, चाहे खेत में पानी लगाना हो, मैंने ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं किया होगा। और वहाँ से मैंने अपना सफ़र शुरू किया और फिर मैं हरियाणा पुलिस में मैंने ज्वाइनिंग ली। उसके बाद मैंने एडवेंचर की शुरुआत की। मैं 15 साल से इस फील्ड में हूँ। मैंने उस विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर अपने देश का तिरंगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बारी मैंने अपने देश का तिरंगा। ये आपसे पूछने वाला था, 3 बार आपने एवरेस्ट की चोटी पर, और नेपाल साइड से भी और इंडिया साइड से भी, एवरेस्ट की चोटी पर एक बार पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन 3 बार आपने उस पर फतेह पाया। ये कैसे, और ये काउंटडाउन कैसे शुरू हुआ? उसके पीछे का जो स्ट्रगल था, वो ट्रेनिंग सेशन कैसा था, कब आपने सोचा? उसका ट्रेनिंग सेशन बहुत ही मुश्किल था। और ख़ासकर हमारी बहुत सारे इंडिया के लोग जाते हैं, वो उस तरीके का ट्रेनिंग सेशन नहीं करते। सौभाग्यशाली रही कि मैंने आईटीबीपी फोर्स के साथ, मैं हरियाणा पुलिस में थी, तो मैंने उनके साथ टाई अप करके उस 4 साल का कड़ा संघर्ष किया। उसमें बहुत सारी मैंने टेक्निकल चीज़ें सीखी, बहुत सारे माउंटेन क्लाइम किए, उत्तराखंड के अंदर, लेह लद्दाख के अंदर, माउंट स्तोप, पंतकोक स्टेट, बहुत सारे ऐसे आइसलैंड पे काफ़ी मैंने क्लाइंबिंग की और बहुत सारी टेक्निकल विधाएं सीखी मैंने उसके अंदर। और अपने आप को तराशा कि मैं किस तरीके से मैं उसमें तैयार हो सकती हूँ कि मैं उस विश्व की सबसे ऊँची, क्योंकि वहाँ पर इतनी 8,000 के माउंटेन को टच करना, वहाँ पर रहना, वहाँ कैंप लगा के सोना, जीना, खाना पीना, तो वो बहुत मुश्किल था। उसके लिए मैंने कड़ा संघर्ष किया। 4 साल तक मैंने घर आके नहीं देखा। और उसके बाद मैंने वो पहली उपलब्धि 2013 में नेपाल साइड से दी। एवरेस्ट को मैंने नेपाल साइड से क्लाइम किया। उसके बाद 14 में प्रयास किया, नहीं हुआ। 15 में किया, भूकंप आ गया, नहीं हुआ। भूकंप ने सब ध्वस्त कर दिया, पूरे नेपाल को हिला दिया था। तब मैं 22,500 फीट पे क्लाइम कर रही थी। 15 में फिनिश हो गया वो। फिर उसके बाद मैंने प्रयास किया 15 में ही, तो उसी मिशन में तो चाइना सरकार ने मना कर दिया। फिर उसके बाद मैंने 16 में स्पॉन्सर नहीं बन पाया। फिर 17 में फिर मैंने उस विश्व की सबसे ऊंची चोटी को दूसरी साइड से, चाइना साइड से फिर क्लाइम किया और मैं एवरेस्ट करने वाली इंडिया की पहली बेटी बनी। उसके बाद फिर मैंने तीसरी बार माउंट एवरेस्ट को एज ए लीडर के रूप में क्लाइम करते हुए, और मैंने उस विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर तीसरी बार तिरंगा लहराया। उसके साथ साथ सातों माह, जैसे एडवेंचर की ये गेम है, काफ़ी मुश्किल होता है इस गेम में जाना। उस पर आपके परिवार वालों का, रिश्तेदारों का क्या कहना था जब आप कहा कि इस एडवेंचर को करना है, पर्वतारोहण करना है आपने, तो उनका क्या टेक था? और आप, क्या वो आपके फेवर में थे? क्या स्थितियाँ आपके उस फेवर में थी कि आप कर सकते थे?
देखिए पहली बात तो एडवेंचर को तब जानता ही कौन था। मेरी फैमिली तो बहुत साधारण है, जहाँ शिक्षा का अभाव बहुत सारी, मेरी फैमिली में कोई 5वीं से ऊपर पढ़ा नहीं था। वैसे एक मेरे ताऊ हैं जो 5वीं क्लास पढ़े हुए थे, तो कोई शिक्षित नहीं था, किसी को पता ही नहीं था एडवेंचर होता ही क्या है, यही नहीं पता था। हाँ मैं करती थी तो मेरी मदर को थोड़ी थोड़ी नॉलेज थी कि भाई कोई भी सबसे ऊंचा पहाड़ है, मेरी बेटी उस पर चढ़ने के लिए जाएगी। तब लोगों ने पता चला कि इसके ऊपर इतना खर्च लगता है, तो लोगों ने सजेशन दिए भाई अगर आप 30-35 लाख रुपए इस गेम पे लगा रहे हो तो किसकी बेटी की शादी इतना पैसा लगा के कहीं अच्छे लड़के के साथ कर दीजिए, ताकि इसका जीवन अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्योंकि हमारे समाज में शादी को बहुत बड़ा वो मानते हैं, किसी ने कुछ नहीं पता कि अच्छा होगा या बुरा होगा। तो मेरी मदर ने एक ही बात कही थी, मुझे आज भी वो याद है, कि मैं मेरी बेटी को ये पैसा दहेज पे नहीं लगाना चाहती, मैं इस पैसे को बोना चाहती हूँ जिससे मेरी बेटी तिरंगा लहरा के आएगी और मेरी बेटी का पूरे देश में नाम होगा। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी आगे बढ़े। तो मेरे को बस मेरी माँ के वो शब्द आज भी याद है, जो हमेशा मेरी मदर ने ये कहा कि बेटा आगे बढ़ो। मतलब तो उस कंडीशन में, उस हालात में, इतने दबाव में, प्रेशर में मैंने अपने देश को उपलब्धि दी है। और तब लोग कोई नहीं जानते थे कि मैं क्या कर रही हूँ, एडवेंचर होता क्या है। आज तो मैंने 15 साल में खूब प्रचार कर करके, क्योंकि ये एक ऐसा गेम है जहाँ पर बहुत सारे बुरा मत मानना, बहुत सारे मीडिया वालों को भी नहीं पता होता कि एडवेंचर होता क्या है। क्योंकि बहुत सारे मीडिया वालों को भी ये नहीं पता कि एवरेस्ट भारत में है या नेपाल में है। एवरेस्ट नेपाल में है, चाइना व नेपाल दोनों साइड से क्लाइंब होती है एवरेस्ट। तो इस ऐसी सिचुएशन में आप ये सोचिए कि उस स्ट्रगल करें, उस स्ट्रगल को दिखाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप और जब तक फिल्माएंगे नहीं, कोई दिखेगा नहीं, तो बिकेगा कैसे है। क्योंकि इतना महंगा गेम है, इसमें स्पॉन्सर भी चाहिए, इसमें पैसा भी चाहिए, साथ में इसमें मेंटल सपोर्ट भी चाहिए। कोई भी काम करते हैं, हम छोटा सा काम भी करते हैं, आप पत्रकारिता कर रहे हैं या मैं कोई भी और काम कर रही हूँ, या और भी घर में कोई भी छोटा सा बच्चा है, वो बुजुर्ग हो, कोई, हर आदमी को प्रोत्साहन चाहिए। तो इसमें तो हमने खुद ही प्रोत्साहन करना पड़ता है, खुद ही स्पॉन्सर ढूंढने पड़ते हैं, खुद ही इतने चैलेंज, हमें पागल और कह देते हैं कि भाई क्यों हाथ लगा रखा है इस गेम को। मतलब तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती हैं कि भाई हमारे को ये लगता है, लेकिन मैं प्रभु की इच्छा मानती हूँ कि शायद परमात्मा ने इतनी शक्ति दी कि मैं इतनी उपलब्धि अपने देश को दे पाई। जब आप ये करने वाले थे तो आपकी कोई इंस्पिरेशन थी, किसी को आपने देख के किया था कि किसी, जब आप काम करते कहते थे आप पहले कबड्डी खेला करते थे बहुत, तो कहाँ से ये इंस्पिरेशन? देखिए मैं हमेशा वो एग्जाम्पल स्थापित करना चाहती। जैसे मैं सबसे पहले हरियाणा पुलिस में आई, तो लोगों ने आज से 20 साल से, मतलब आज से 14-15 साल पहले जब लड़कियां पुलिस में आती थी, तो खासकर हरियाणा में तो कहावत थी कि भाई लड़कियां के लिए फील्ड अच्छा नहीं है पुलिस। लड़की बाहर जाती थी तो हज़ारों आवाज़ें उठती थी, और भी काफ़ी चीज़ें थी। तो मैं हमेशा उस फील्ड में जाना चाहती थी जहाँ ये लोग कहे कि ये महिला ही नहीं कर सकती। तो इसलिए मैंने एडवेंचर को चुना कि मैं एडवेंचर में उपलब्धि देना चाहती हूँ, ताकि ये ना हो कि महिला ये नहीं कर सकती। मतलब महिला को इतना कमज़ोर ना माना जाए। महिलाएं, कोई भी ऐसा फील्ड है, महिला जिस भी फील्ड में जाएगी वहाँ बिल्कुल तन मन धन से बिल्कुल अच्छे से काम करेगी, वो अपना 100% देगी, 100% देगी। तो इसलिए मैंने एडवेंचर को, क्योंकि मेरे साथियों ने कहा था कि लड़कियां नहीं कर सकती क्लाइंबिंग, ये लड़कियां रातों को क्लाइंबिंग नहीं कर सकती, इतने तूफान आते हैं, बर्फीले तूफान आते हैं, ये होता है वो होता है। तो इसलिए मैंने उस चुनौती को स्वीकार किया कि मैं इसी गेम को करूँगी। माउंट एवरेस्ट की हम बात करें, जिसकी चोटी पे चढ़ने के लिए कहते हैं कि वहाँ पे कंकालों का ढेर लगा हुआ है, और काफ़ी, मतलब हम जैसे नेट पे अगर सफ़र करें, काफ़ी जो पर्वतारोही हैं जिनके इंटरव्यूज़ देखे तो वो कहते हैं, तो वहाँ पे माउंट एवरेस्ट में एक्चुअल में क्या सिचुएशन है, कितने लोग ये क्लाइंब करते हैं, कितने लोग सक्सेस हो पाते हैं? देखिए बहुत सारे लोग जाते हैं। जैसे अब की बार के परमिट है 391 कुछ परमिट है, अब की बार 391 पर्वतारोही हैं। कई बार और भी ज़्यादा हो जाते हैं, उसमें से कुछ % ही लोग क्लाइंब कर पाते हैं, क्योंकि सबकी बॉडी इतनी हाई एल्टीट्यूड के लिए जाते ज़रूर हैं, मतलब वहाँ बेस कैंप तक जाते हैं, लेकिन वहाँ से किसी की कोई बीमार हो जाता कोई, तो कुछ लोग ही, चंद लोग ही वहाँ तक पहुँच पाते हैं। क्योंकि बहुत मुश्किल है इतने 2-2 महीने तक आप अपने आप को हेल्दी बनाए रखना, अपने आप को अच्छा बनाए रखना, अपने मेंटल लेवल को उस लेवल का बनाए रखना। अब आप सोचिए यहाँ जनवरी के महीने में हम कितनी बार बीमार हो जाते हैं, तो वहाँ तो उस माइनस टेम्परेचर में, तूफानों में, मन के मुताबिक खाना नहीं, सोना नहीं, पता नहीं किस टाइम क्या पता रात में क्या विचार आ जाए, अकेलापन से लड़ना, बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं। तो अपने आप को सेफ रखना और उस मिशन को अंजाम देना इतना आसान काम नहीं है। इतनी चुनौतियों के बाद एक उपलब्धि हासिल करना, मैं तो एक ही बात कहती हूँ कि हर मिशन के बाद मेरा एक नया जन्म होता था, कि भाई मुझे एक जीवन दान मिला। ये बहुत बड़ी, मतलब बहुत बार मौत को करीब से देखा, इतने कंकाल पड़े हैं। आप सोचिए कि किसी व्यक्ति के पास में डेथ हो जाती है तो 2 दिन तक तो हम वैसे नॉर्मल नहीं होते, और उस हाई एल्टीट्यूड पे जहाँ पर आपके अपने नहीं है, कोई आपसे बात करने वाला नहीं है, वहाँ किसी की डेथ हो जाए तो आप कैसा फील करेंगे। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि अपने देश के तिरंगे में वो ताकत है जिसको लेके हम आगे बढ़ते हैं, कि हमारे को मोटिवेशन मिलता है और हम
उसको लाने में मैं कामयाब रही हमेशा। अच्छा, कभी दुख होता है कि एडवेंचर के इस गेम के लिए जिसके लिए आप कर रहे हैं, पिछले 15 सालों से लगातार कर रहे हैं, लेकिन इस गेम को उस चीज़ की प्रसिद्धि नहीं मिली, जैसे क्रिकेट की बात करें हम और स्पोर्ट्स को हम बात करें, सरकार प्रमोट भी करती है, प्लेयर भी आगे, लेकिन इस गेम को कोई प्रमोट नहीं करता एडवेंचर, जबकि ये जान जोखिम में डालने वाली बात। देखिए, जब सरकार किसी इवेंट को अपना वो बना लेती है तो उसको सभी कंपनियां भी उठा लेती हैं, तो बड़ा होता है दुख। क्यों, नेचुरली सी बात है, जिस चीज़ को हम इतना जी रहे हैं, तो मैं सरकार से निवेदन भी करती हूँ और अपेक्षा भी करती हूँ कि सरकार इसको अपना वो बनाए और इसमें मतलब सपोर्ट करे, कम से कम इतना तो करे कि वह जहाँ से हम क्लाइम कर पाएँ आसानी से। मतलब तो हाँ, तो खिलाड़ी खेल का मतलब क्या होता है कि लोगों को मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना। तो यहाँ एडवेंचर क्या करता है, एडवेंचर तो और भी ज़्यादा, ये तो साहसिक गेम है। हर आदमी को ये कहता है भी कैसी भी विपरीत हालात आ जाए, आपको लड़ना है, आपको जूझना है, आपको हम तूफानों का सामना करना है। एडवेंचर तो बहुत कुछ सिखाता है। एडवेंचर तो जीवन जीना सिखाता है इंसान को, पर्यावरण से प्रेम सिखाता है कि ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है। हमारे लोग कितने इन्वायरमेंट को लेके अवेयर है, आप खुद देख रहे हैं कितना हम कितनी वैल्यू करते हैं इन्वायरमेंट की। तो वहाँ ऑक्सीजन लेवल होता नहीं, हमें पता है पानी की वैल्यू क्या है, ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है, इन्वायरमेंट का महत्व क्या है, इंसानियत का महत्व क्या है। वहाँ जब आदमी तड़पता है तो सोचता कि यार इंसान, वहाँ कोई हर चीज़ से ऊपर उठ करके वो इंसान को देखता है। तो बहुत सारी एडवेंचर, मैं कहती हूँ कि एडवेंचर एक नई ज़िंदगी जीना सिखाता है, प्रकृति से प्रेम सिखाता है, इंसान बनाता है एडवेंचर एक। जैसे आपने कहा कि 391 लोगों ने परमिट लिया है इस बार, तो उसमें से सक्सेस कितने होते हैं और कई लोग वापस भी मुड़ जाते हैं? हाँ, बहुत सारे लोग मतलब कि सक्सेस का आंकड़ा कई बार वेदर के ऊपर डिपेंड करता है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि इतना रहेगा। हेल्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें क्या रहेगा, लेकिन बहुत कम लोग सक्सेस होते हैं, बहुत कम लोग। आपने कितनी बार ट्राई किया था और 3 बार तो आप सक्सेस हुए, कितनी बार ट्राई किया था? मैंने माउंट एवरेस्ट को 4 मिशन किए थे, जिसमें 3 बारी मैं टॉप में सबमिट रही। और अनिता कुंडू का अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, कहाँ पे? मैं अभी माउंट मकालू के लिए जा रही हूँ, जिसकी हाइट 8581 है। उसको मैं क्लाइंबिंग करने के लिए, विश्व का 5वां माउंटेन है, बहुत टेक्निकल माउंटेन है। तो मेरा परसों की मेरी फ़्लाइट है और मेरा मकसद है कि मैं अब की बार अपने देश को नई उपलब्धि दूँ, और मैं इस मिशन को कर रही हूँ। और मैं इतना ही चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस गेम को भी वैल्यू मिले, इस गेम को भी सम्मान मिले, समाज से भी, सरकारों से भी, पूरे देश से भी। अच्छा, अभी इस गेम को लेकर हरियाणा के सीएम या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं क्या? उनके समक्ष आपने ये डिमांड रखी है? हाँ, बिल्कुल, मैंने बहुत बार इस सरकार के सामने इस बात को रखा है कि भाई इस एडवेंचर को भी प्रोत्साहन दिया जाए, इसको भी इतना दिया जाए। जब एडवेंचर अवार्ड दे रही है गवर्नमेंट, अब वो अवार्ड भी तो किसी उस पर बनाया गया है, तो अवार्ड अगर इतना बड़ा अवार्ड दे रही है, जब मेरे को एडवेंचर अवार्ड मिला तो हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग जी, उन्होंने कहा था कि इस अवार्ड को मैं जितने भी इंडिया के सबसे बड़े अवार्ड हैं उनसे बड़ा अवार्ड मानता हूँ। तब इतना बड़ा अवार्ड माना जाता है, तो मैं चाहती हूँ कि भाई इसको भी सपोर्ट मिले। कुछ पर्वतारोही को कहना चाहेंगे आप, जिनसे अब जो आपको देख रहे हैं इस वक्त, उनको कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात कहूँगी, आजकल होड़ लगी हुई है पर्वतारोहियों की, जो बिना जानकारी के, बिना टेक्निकल के, बिना ट्रेनिंग के आप जितने भी देखते हैं। और एक आजकल क्या हो गया कि मैं रिकॉर्ड, मैं फर्स्ट, मैं सेकंड, मैं थर्ड, मुझे नहीं पता था मैं पहली बनी हूँ। मतलब मुझे तो बताया गया, मतलब जब बना, मतलब मेरा रिकॉर्ड हुआ, मतलब मैं उस मकसद से नहीं गई थी। मेरा मकसद था कि मैं एवरेस्ट के दोनों रास्ते करके देखूँ कि क्या डिफ़िकल्ट है, क्या वो है, मतलब मेरा इंटरेस्ट था उसमें। तो आज के जो यूथ हैं, आज का युवा है कि मैंने उस पर रिकॉर्ड, मैं एक बात कहती हूँ, कभी भी हम प्रकृति को नहीं जीत पाएंगे, ना माउंटेन में कभी रिकॉर्ड बन सकते कि मैं फर्स्ट हूँ, मैं सेकंड हूँ, थर्ड। मैं तो एक ही रिकॉर्ड मानती हूँ जी, मैं जिंदा हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मेरी उंगलियाँ, हाथ पाँव सुरक्षित हैं। क्योंकि एडवेंचर में अगर आप सेफ हो इतनी उपलब्धियाँ देके, तो ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं तो ये मानती हूँ कि मैं आज आप सबके बीच में ज़िंदा हूँ और मैं समाज में, देश में काम कर रही हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं जितने भी पर्वतारोही हैं उनको ये कहूँगी, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाएं, घमंड में मत जाएं, और माउंटेन को जिए। अध्यात्म है माउंटेन, एक माउंटेन से सीखे। और पहाड़ रहेंगे तो आप जिंदा रहेंगे, तो पहाड़ वहीं रहेंगे, आप बाद में भी जा सकते हैं। तो आप जितने भी देखेंगे, आप जितने भी डेथ के कारण उठाएंगे, वो जब तक ओवर कॉन्फिडेंस के कारण है कि भाई हमने पहाड़ को जीत लिया है। मतलब फिर वो आते हैं, उसको ये नहीं पता पाँव कहाँ रखा जाता है। दूसरा क्या होता है कि हद से ज़्यादा एनर्जी लगा देते हैं। मेरे को कैंप 4 में जाके ये पता चल गया कि मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मैं समिट में नहीं जा सकता। तो वहीं से बैक, इंडिया का व्यक्ति क्या करता है, वो बैक नहीं होता, क्योंकि वो सोचता है मेरे को बड़ा स्पॉन्सर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर मेरे गांव में मेरा नाम अखबार में आएगा। बहुत सारा हमारे लोगों पे ये चीज़ असर होती है कि भाई मैं एक ही बात कहती हूँ, खासकर न्यू क्लाइंबर के लिए इतने एक्सीडेंट हो, सबसे ज़्यादा इंडिया के एक्सीडेंट होते हैं। उसका रीज़न यही है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि भाई अपनी एनर्जी लेवल ना देख के, अपनी ताकत ना देख करके, हम ओवर कॉन्फिडेंस में होके हम रिस्क ले जाते हैं, और फिर वो हमारी मौत का कारण बनते हैं। जी।
तो ये थे अनीता कुड्डू जी, जिनका कहना है कि लोग जो पर्वतारोही हैं उनको खास सलाह भी दी है, इसके साथ साथ जिन्होंने अपनी कहानी भी बयां की है। कैमरामैन हरजिंदर के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।